परिणाम निरपेक्षतावाद। जॉन राल्स हार्वर्ड विश्वविद्यालय में राजनीतिक दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था, जिसने थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक किताब लिखी। जॉन राल्स के अनुसार नैतिकता उचित है और उचित की प्राप्ति निष्पक्षता से होती है। अर्थात जो निष्पक्ष व्यक्ति है वही नैतिक है। मतलब इनका नैतिकता का सार निष्पक्षता था। जॉन राल्स के अनुसार किसी खास विचारधारा या चेतना से ग्रसित व्यक्ति सदैव अपनी विचारधारा के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करता है। इसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर से जॉन राल्स के अनुसार किसी खास विचारधारा या चेतना से ग्रसित व्यक्ति सदैव अपनी विचारधारा के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करता है। इसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। मतलब किसी समान वर्ग का व्यक्ति आरक्षण खत्म करने हेतु विभिन्न प्रकार के तर्क देता है। इसके ठीक विपरीत अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग का व्यक्ति आरक्षण समाप्त न करने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करता है। राल्स के अनुसार यह इसलिए है क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष किसी खास वर्ग जैसे कि सामान्य या अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग संबंधित है। इस तथ्य का वास्तविक आकलन किसी निष्पक्ष व्यक्ति या समूह द्वारा ही किया जा सकता है। जॉन राल्स के अनुसार चेतना दो प्रकार की होती है। पहला है कि पूर्वाग्रह रहित चेतना या भारयुक्त चेतना या समाहित चेतना। इस चेतना के अनुसार मनुष्य में अपने लाभ हानि का ज्ञान, हित अहित का ज्ञान, पहचान का ज्ञान, जाति धर्म लिंग आदि का ज्ञान समाया होता है। मतलब पूर्वाग्रहित चेतना में, भारयुक्त चेतना में। ऐसी चेतना से यदि राज्य का निर्माण किया जाए तो वह निश्चित रूप से निष्पक्ष नहीं होगा, क्योंकि राज्य के निर्माण में किसी न किसी बिंदु पर वर्गीय चेतना आदि जाति एवं धर्म की चेतना निष्पक्षता में बाधा डालेगी। ठीक, उदाहरण में के एक तथ्य को समझाने हेतु हम दो केक का उदाहरण लेते हैं। मतलब एक केक में जिसे 5 लोगों में बराबर बांटा जाना है। केक को बांटने का दायित्व श्याम नामक व्यक्ति को दिया गया एवं उसमें यह अपेक्षा की गई कि वह नैतिक तरीके से 5 व्यक्तियों में केक का वितरण करेगा। हालांकि श्याम पक्षपातपूर्ण तरीके से केक का वितरण करता है एवं इस संबंध में अपने तर्क भी प्रस्तुत करता है। जिन 5 व्यक्तियों को केक बांटना है उनमें से एक श्याम की माँ, दूसरी श्याम की बहन, तीसरी श्याम का दोस्त, चौथा श्याम का पड़ोसी एवं जिससे उसका झगड़ा चल रहा है, 5वां व्यक्ति श्याम का दुश्मन है। केक का बड़ा हिस्सा सर्वप्रथम श्याम अपनी माताजी को देता है। केक के बड़े हिस्से को देखकर अन्य रिश्तेदारों आपत्ति जताई जाती है। अपने फैसले के पक्ष में श्याम तर्क देता है कि महिलाओं की हिस्सेदारी भारतीय समाज में कम है, इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाने है तो हमें उनके लिए अतिरिक्त करने की आवश्यकता है। साथ ही यह महिला बूढ़ी भी है, इसलिए ऐसा करना उचित है। श्याम पुनः एक केक का एक बड़ा हिस्सा काटकर अपनी बहन को देता है। अन्य रिश्ते द्वारा पुनः आपत्ति जताई जाती है। श्याम पुनः तर्क देता है कि महिलाएं हमारे समाज में अशक्त हैं, इसलिए महिलाओं को के सशक्तिकरण हेतु उन्हें अतिरिक्त हिस्सेदारी देना आवश्यक है। श्याम केक का एक बड़ा हिस्सा काटकर अपने दोस्त को देता है। अन्य रिश्तों द्वारा पुनः आपत्ति जताई जाती है। अपने फैसले के तर्क में श्याम उत्तर देता है कि यह व्यक्ति मध्यवर्गीय परिवार से आता है और हमारे समाज में मध्यवर्ग की स्थिति दयनीय है, इसलिए समाज में मध्यवर्ग को ऊपर ले जाना आवश्यक है एवं इसी संदर्भ में केक देना भी उचित है। निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि यह पक्षपातपूर्ण व्यक्ति पक्षपात करते हुए भी अपने फैसले को किसी न किसी माध्यम से उचित ठहराता है। भारतीय राजनीति में भी ऐसी स्थितियां प्रतीत होती है। राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक पिछड़ापन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर अपने वोट बैंक को खुश करने हेतु इसी प्रकार के तर्क प्रस्तुत करते हैं। जॉन राल्स के अनुसार केक का उदाहरण भारयुक्त चेतना या समाहित आत्मचेतना का उदाहरण है। भार रहित चेतना। इस बार भी श्याम को केक काटने की भार रहित चेतना का मतलब उदाहरण के रूप में समझते हैं। इस बार भी श्याम को केक काटने का जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि इस बार उसे केक बांटने की जिम्मेदारी नहीं दी जाती। यह निर्धारित किया जाता है कि एक पर्चा बनाया जाएगा एवं यादृच्छिक माध्यम से बांटने वाले का नाम अंकित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में केक काटने वाले व्यक्ति पर अज्ञानता का आवरण आ जाएगा, क्योंकि उसे यह नहीं पता होगा कि केक का कौन सा हिस्सा किसे मिलेगा। ऐसी स्थिति में श्याम स्वयं ही निष्पक्ष तरीके से केक काटेगा। जॉन राल्स के अनुसार यह उदाहरण भार रहित चेतना का है। जॉन राल्स के अनुसार निष्पक्षता हेतु लोगों को मूल सिद्धांत में ले जाना जरूरी है। उदाहरण, एक राज्य का उदाहरण लेते हैं जो अभी बना नहीं है एवं सभी को राज्य एवं इसके नियम बनाने हैं। तकनीक यह है कि पहचान नियम बनने के बाद
ही बांटी जाएगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अज्ञानता के आवरण से ढक जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि बनाया गया नियम किसके लिए है। यह नियम स्त्रियों हेतु होगा या पुरुषों या फिर दोनों के लिए। जैसे कि पहला कि लैंगिक मामलों का नियम, स्त्रियां हिजाब या बुर्का पहनेंगी, पुरुष नहीं। फिर से उदाहरण लेते हैं इनका। एक राज्य का उदाहरण लेते हैं जो अभी बना नहीं, एवं सभी को राज्य एवं उसके नियम बनाने हैं। तकनीक यह है कि पहचान नियम बनाने के बाद ही बांटी जाएगी। मतलब जो भी पहचान, मतलब जो वर्ग हैं, जाति है, किसी भी प्रकार का ऊंच नीच, जो भी, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अज्ञानता के आवरण में ढक जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि बनाया गया नियम किसके लिए है। यह नियम स्त्रियों हेतु होगा या पुरुषों हेतु या फिर दोनों के लिए। जैसे कि लैंगिक मामले का नियम, स्त्रियां हिजाब या बुर्का पहनेंगी, पुरुष नहीं। पुरुष बुर्का या हिजाब पहनेंगे, स्त्री नहीं। कोई बुर्का या हिजाब नहीं पहनेगा, सभी अपनी मर्जी का परिधान पहनेंगे। चूंकि नियम बनाने से पूर्व पहचान नहीं बांटी गई है, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि ज्यादातर लोग तीसरे विकल्प अर्थात कोई बुर्का या हिजाब नहीं पहनेगा, सभी अपनी मर्जी का परिधान पहनेंगे का चुनाव करेंगे। यदि सभी मनुष्यों को मूल अवस्था में डाल दिया जाता है एवं राज्य न बना होता तथा मूल अवस्था के मनुष्य द्वारा अज्ञानता के आवरण में नियम बनाना होता, साथ ही इन नियमों के बनने के बाद राज्य और पहचान तथा लाभ हानियों का पता लगाया, तो अज्ञानता के आवरण के भीतर रहकर बनाए गए ये सभी नियम ही निष्पक्ष नियम होते और इन्हीं का पालन उचित एवं नैतिक होता। जनरल्स के अनुसार आजादी, अधिकार, प्रतिष्ठा एवं गरिमा बुनियादी वस्तुएं, पहचान बदलने पर इसे बदला नहीं जाना चाहिए। बुनियादी वस्तुओं का एक समान वितरण होना चाहिए एवं सभी पहचान को समान अधिकार की प्राप्ति होनी चाहिए। संपत्ति संसाधन का वितरण, लाभ का बंटवारा, संसाधनों का बंटवारा, इसके अनुसार हीनतम दशा में मौजूद लोगों के बुनियादी जरूरतों की पूर्ति होनी चाहिए और उसके बाद जिसने क्षमता से जो संसाधन बनाए वह उनको मिल जाए। इस नियम को राल्स न्याय कहता है। राल्स के अनुसार नैतिकता बराबर न्याय एवं न्याय बराबर निष्पक्षता है। अनुप्रयोग, जॉन राल्स के अनुप्रयोग, मतलब जॉन राल्स के अनुसार इसके विभिन्न अनुप्रयोग के माध्यम दुविधाओं की स्थिति में निष्पक्षता का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण एक महिला जो किसी रसायन फैक्ट्री में कार्यरत है, उसे पता चलता है कि उसके फैक्ट्री से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ का पानी सीधे नदी में डाल दिया जाता है। उसी नदी का पानी ग्रामीणों को पीने हेतु सप्लाई किया जाता है। चूंकि इस सिद्धांत में महिला के पास दो दुविधाएं उत्पन्न होती हैं। पहला है कि महिला नौकरी से त्याग दे दे, दूसरा है कि महिला स्वयं के कंपनी के विरुद्ध आवाज उठाए। ऐसी दुविधाओं के समाधान हेतु सर्वप्रथम पहचान एवं विकल्प का चुनाव करना चाहिए। इस स्थिति में निम्नलिखित पहचान एवं विकल्प उपस्थित है। पहचान है कि महिला को फैक्ट्री में कार्य करना चाहिए, चाहे ग्रामीणों पर कोई भी प्रभाव क्यों न हो। इसमें विकल्प आएगा कि महिला को स्वयं के कंपनी के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि महिला की नौकरी चली जाए, परंतु इस कदम से हजारों ग्रामीण परिवारों की जान बच सकती है। एक पहचान और है कि गांव के निवासी जो दूषित पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। तो फिर विकल्प आएगा कि ऐसी परिस्थिति में महिला को चुप रहना चाहिए, क्योंकि महिला के लिए यह नौकरी अत्यंत ही आवश्यक है। उसके परिवार को चलाने हेतु यह नौकरी ही एकमात्र साधन है। महिला को चुप रहने की स्थिति में हालांकि उसकी नौकरी अवश्य बच जाएगी, परंतु प्रदूषित जल को ग्रहण करने पर ग्रामीणों में जीवन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। जॉन राल्स के अनुसार हमें उस विकल्प का चुनाव करना चाहिए जिसमें न्यूनतम क्षति हो एवं जो निष्पक्ष हो। निष्पक्षता से उचित का पता चलता है, निष्पक्षता से उचित का पता चलता है। उचित एवं जो उचित है वही नैतिक है। किसी केस स्टडी के समाधान में हमेशा न्यूनतम क्षति वाले विकल्प को ही उचित माना जाएगा। ठीक। उदाहरण 2, नदी जल बंटवारे से संबंधित। कन्नड़ तमिल, अपस्ट्रीम राज्य को अधिक पानी मिलेगा चाहे डाउनस्ट्रीम वाले राज्य की बुनियादी जरूरतें पूरी न हो तो। या
तमिल में मतलब कि डाउन स्ट्रीम वाले राज्य को अधिक पानी की प्राप्ति होगी, चाहे अपस्ट्रीम वाले राज्य की बुनियादी जरूरतें पूरी होना हो। दोनों राज्य अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को बराबर मात्रा में पानी की प्राप्ति होगी। एक और विकल्प है कि दोनों राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर पेयजल की का प्रति व्यक्ति बराबर वितरण होगा एवं क्षेत्रफल के आधार पर कृषि हेतु पानी का समान वितरण किया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय विकल्प अत्यधिक लाभ एवं क्षति का विकल्प है। यह संभव है कि अपस्ट्रीम राज्य को अधिक लाभ एवं डाउनस्ट्रीम राज्य को अधिक क्षति हो तथा यह भी संभव है कि डाउनस्ट्रीम वाले राज्य को अधिक लाभ एवं अपस्ट्रीम वाले राज्य को अधिक क्षति हो। विकल्प 3 भी उचित समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाता क्योंकि यह संभव है कि किसी एक राज्य में जनसंख्या 50,000 जबकि किसी दूसरे राज्य में जनसंख्या 5 करोड़ हो। दोनों राज्यों में समान मात्रा में पानी के बंटवारे से अधिक जनसंख्या वाले राज्य को हानि होगी। विकल्प 4 सबसे उचित प्रतीत होता है। इसमें लाभ अधिक मात्रा में नहीं प्राप्त होती है परंतु हानि न्यूनतम अवश्य है। जॉन राल्स की आलोचना। रॉबर्ट नाजिक, अमर्त्य सेन एवं स्त्रीवादियों द्वारा भी जॉन राल्स की आलोचना की जाती है। रॉबर्ट नाजिक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जॉन राल्स के साथ ही राजनीतिक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। इनके द्वारा लिखित पुस्तक स्टेट एनार्की इन यूटोपिया है जिसमें बताया गया कि जॉन राल्स की पूरी थ्योरी ही गलत है। रॉबर्ट नाजिक के अनुसार उचित वही है जो हकदारी है। नाजिक के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को साध्य मानना चाहिए। सभी मनुष्य एक दूसरे से अलग एवं स्वतंत्र हैं। ठीक है। रॉबर्ट नाजिक द्वारा जॉन राल्स के द्वितीय नियम संसाधनों के बंटवारे की आलोचना की गई। नाजिक के अनुसार यदि किसी राज्य में एक व्यक्ति जो अत्यंत कर्मठ एवं प्रगतिशील है अपने कार्य के से प्रतिदिन 10,000 कमाता है जबकि द्वितीय व्यक्ति जो आलसी एवं कमजोर है वह 100 रुपये ही कमा पाता है। रॉल्स के द्वितीय नियम के अनुसार समाज के निम्न वर्ग को समाज में समान खड़ा करने हेतु उसे अतिरिक्त सुविधाएं राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में 10,000 कमाने वाले कर्मठ व्यक्ति से कुछ पैसे लेकर आलसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। नाजिक इस तथ्य का खंडन करता है। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी हकदारी के अनुसार ही कार्य करने दिया जाना चाहिए। यदि किसी कर्मठ व्यक्ति से पैसे लेकर किसी आलसी व्यक्ति को दिया जाएगा तो कर्मठ व्यक्ति निराश होगा ही और आलसी व्यक्ति भी अब पूर्व की अपेक्षा कम कार्य करने हेतु प्रेरित होगा। जॉन राल्स के प्रथम नियम की आलोचना स्त्रीवादी करते हैं। रॉल्स के प्रथम नियम के अनुसार सबको बराबर का अधिकार दिया जाना चाहिए। स्त्रीवादियों के अनुसार चूंकि जब पूर्व में ही अन्याय हो चुका है उसके बाद सबको बराबर का अधिकार देना उचित नहीं। स्त्रियां अशक्त हैं इसलिए उन्हें अधिक अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वह समाज के अन्य सशक्त वर्ग के समान खड़ी हो पाए। रॉल्स के दर्शन की अमर्त्य सेन ने भी आलोचना की है। सेन के अनुसार रॉल्स का दर्शन नीति है जबकि हमें न्याय की आवश्यकता है। अलग अलग वर्गों हेतु अलग अलग कानून तथा नियम बनाकर उन्हें लाभ पहुंचाना समय की मांग है एवं विभिन्न वर्गों हेतु आवश्यक भी।